जब दुनिया में पुनः इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा हो, रूस और यूक्रेन युद्ध में कुछ सकारात्मक खबरें ना आ रही हों, कनाडा और अमेरिका में भारतीय एजेंसियों के हस्तक्षेप करने का दबाव बढ़ता जा रहा हो, ऐसे ग्लोबल टर्मोइल में संघाई सहयोग संगठन की 2 दिवसीय मीटिंग मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में होती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस मीटिंग में स्वयं न जाकर विदेश मंत्री को भेजते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए रूस को चुना है, जबकि पूर्व में भूटान और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा करते रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? आज की इस वैश्विक मुद्दे पर आधारित एपिसोड में हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल जिन लोगों को भारत से संबंधित वैश्विक खबरों पर दिलचस्पी है, उन्होंने महसूस किया होगा कि जब से भारत में नई सरकार बनी है, तब से वैश्विक स्तर पर कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो सीधा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। जून महीने के 4 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव के संपन्न होने के बाद परिणाम आया, जिसमें यह संदेश था कि कुछ कम सीटों के बावजूद देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी में ही विश्वास प्रकट किया। यह कई दशकों में देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहला मौका है जब लोकतांत्रिक तरीके से लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना हो। उसके बाद 13 और 14 जून को G7 देशों की मीटिंग में मेहमान देश के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में इटली में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया और उस दौरान भी अप्रत्यक्ष रूप से निज्जर का मुद्दा छाया रहा। जब प्रधानमंत्री की जो बाइडेन से मुलाकात हुई तो उसमें भी गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुद्दा उठा, जिस पर अमेरिका का मानना है कि पन्नू पर आक्रमण भारत के इशारे पर हुआ था, वो अभी बिना किसी पुख्ता प्रमाण के। कुल मिलाकर इटली की मीटिंग में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ को तो कवर किया गया, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ खास नहीं रहा। 17 जून को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आते हैं और यहाँ भी पन्नू से संबंधित मुद्दा मीडिया की हेडलाइन बनती है। ऐसे में इन पश्चिमी देशों की दोगली मानसिकता को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी प्रशासन क्वाड में भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में कार्य करने की बात करता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के माध्यम से भारत को बिना रोक टोक दुनिया के बाजारों में एक्सेस देने की बात करता है, भारत को प्रमुख सुरक्षा सहयोगी बताता है, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने को विवश करता है, जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित नीतियां बनाने की बात करता है, ईरान और रूस सहित उन सभी देशों से अपने संबंधों को कम या बिल्कुल बंद करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ अपने दोगलेपन से भारत पर प्रश्न लगाता है, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और भारत के खिलाफ आज भी पाकिस्तान की खुलेआम मदद करता है। दूसरे को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले स्वयं अपने यहाँ पर बड़े स्तर पर हो रहे भीड़ पर आक्रमण और भारतीय छात्रों की हत्या पर मौन बैठे हैं। लेकिन देश में जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे लोगों का दबाव कुछ नहीं कर पाता है। भारत ने हमेशा से अपनी स्वतंत्र नीतियों के संचालन का प्रयास करता रहा है। भारत ने हमेशा जोर देकर कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों से बंधे हैं, न कि किसी देश विशेष के कानूनों से। भारत ने अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात जारी रखा, क्योंकि वह प्रत्येक भारतीयों के हित में था। इसी बीच भारत ने पश्चिमी देशों को एक और सेटबैक दिया है। दरअसल भारत वर्ष 2000 से ही नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर को बनाने का पक्षधर रहा है, ताकि ईरान से अफगानिस्तान होते हुए रूस तक, जबकि तुर्की से होते हुए यूरोप तक पहुंचने के लिए मल्टी मॉडल ट्रेड रूट को बनाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होने के बावजूद इस रूट पर तेजी से कार्य हुआ है और पिछले हफ्ते भारत ने ट्रेन के माध्यम से रूस से कोयले को ईरान तक लाया और उसके बाद भारत में। यह प्रयोग इतना सफल है कि जो सामान भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर के बाद अरब सागर से भारत पहुंचने में लगभग 45 दिन का समय लेता था, वह इस रूट के माध्यम से 22 से 25 दिनों में भारत पहुंच गया। तीसरी बात यह है कि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर के माध्यम से पायरेसी का खतरा बिल्कुल नहीं है, जो कि पिछले कुछ महीनों से अरब सागर में देखा जाता रहा है। यहाँ यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि भारत के पास भी कोयले का पर्याप्त भंडार है, तो फिर हमने रूस से क्यों आयात किया? दरअसल आपने देखा होगा कि इस वर्ष भीषण गर्मी से भारत में ऊर्जा की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि भारत में उत्तम प्रकार के कोयले की कमी है, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही अबाधित ऊर्जा आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए भारत ने रूस से कोयले को आयात करने का निर्णय किया। यह खबर दुनिया भर में इतना तेजी से फैली कि अमेरिका चिंतित हो गया। उसने पुनः भारत पर दबाव बनाने की कोशिश किया, जिसके प्रत्युत्तर में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पहले द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा इस बात का परिचायक है कि भारत वर्तमान समय में किसी की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और जब बात अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड रूस की हो तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले 5 वर्षों में यह पहली बार है जब नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी।
क्योंकि भारत के मानव मिशन गगनयान में रूस पहले से ही अपनी तकनीकी सहायता दे रहा है। ऐसे में इस दौरान संबंधों को नए सामरिक ऊंचाई देने पर जोर होगा। प्रधानमंत्री 10 जुलाई को मध्य यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। वह 1983 के बाद इस देश की यात्रा करने वाले पहले और अब तक के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। दरअसल वैश्विक राजनीति में इस देश का भी अपना महत्व है। जब पूरे यूरोप में नाटो का प्रभुत्व बढ़ रहा है, ऐसे में इस देश का नाटो का सदस्य न होना स्वतंत्र नीतियों का संकेत करता है। यही नहीं, भारत दुनिया के कुछ उन देशों में शामिल है जो स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार करने पर जोर दे रहा है। यह भी डॉलर, यूरो, पाउंड और स्टर्लिंग को मुंहतोड़ जवाब देना है। पिछले कुछ वर्षों से भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ का अग्रणी लीडर बनकर उभरा है, जिसमें लगभग 100 देश और 75% जनसंख्या शामिल है, पश्चिमी देशों को मिर्ची लगना स्वाभाविक हो जाता है। कुल मिलाकर आज के इस एपिसोड का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान समय में कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की हिमाकत नहीं कर सकता है, अन्यथा प्रत्युत्तर के लिए उसे भी तैयार रहना होगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पूर्व में हुए घटनाक्रम को समझने में मदद मिली होगी। प्रिय साथियों, आज का यह विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।